जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की जो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका आज डे 2 यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये वो स्पेशली जो स्टॉक असिस्टेंट हो गया, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड या अपना फॉरेस्ट जैसे एग्ज़ाम हो गए, बाकी जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए सीरीज़ काम आने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से है। जैसे कि कल भी आपने देखा था, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है Which among the following day has been recognized as the National Space Day? अभी हाल ही में एक डे को जो है वो नेशनल स्पेस डे का दर्जा दिया गया था कि इस दिन हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट क्या करेंगे। वो कौन सा डे आपसे वो पूछा जा रहा है, वो डेट कौन सी है? 23 अगस्त, 26 अगस्त, 23 सितंबर या फिर 3 नवंबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये वो डेट है जिन्हें चंद्रयान 3 की बात करेंगे, वो सक्सेसफुली वहाँ पर लैंडिंग की बात करेंगे, उस दिन को लेकर यहाँ पे बात करी जा रही है। 23 अगस्त, 23 अगस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं? जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति, है ना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और इसी तरीके से जो लास्ट टाइम चंद्रयान 2 था, वो जहाँ पे उसने जिस पॉइंट पे उसने स्ट्राइक करा था या जहाँ पे वो टकराया था, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? तिरंगा। तो शिव शक्ति और तिरंगा, ये दो नाम भी आपको याद रखने और ये डेट भी आपको याद रखनी। नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा इस बार से? तो 23 अगस्त आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट, और इसका जो पीडीएफ आपको कल का जो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल गया था, आज का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको आराम से मिल जाएगा। और इससे पहले और भी कई तरह की इस तरह की क्वेश्चन सीरीज चल चुकी हैं। जेकेएसएसबी एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाइए, उस प्लेलिस्ट में कई तरह के वीडियोस हैं, कई तरह की क्वेश्चन सीरीज जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए चली है वहाँ पर, जहाँ पर अच्छे लेवल की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके ज़रूर देखिएगा। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस जो है, उसका इनाग्रेशन कहाँ पर करा गया? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस था बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम या फिर चेन्नई में। तो देखिए, अगर मैं बात करूँगा इसका इनाग्रेशन अश्विनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा करा गया था, लगभग 1100 स्क्वायर फुट में ये पोस्ट ऑफिस बनाया गया था। और बेंगलुरु की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। 3D अगर हम बात करें तो जैसे डिजाइनिंग यूज़ करा गया था, फिर 3D पूरा 3D तरीके से वो बनाया गया था वहाँ पर ना, किसी तरह के वहाँ पे लेबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पूरा काम एक तरह से कैसे तो रोबोटिक तरीके से करा गया था। तो प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग का यूज़ करा गया था। तो बेंगलुरु ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप एन डैश मेंबर कमेटी टू वर्क ऑन वन नेशन वन इलेक्शन लेजिस्लेशन। अभी कुछ टाइम पहले एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करने के लिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कितने मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, आपसे ये पूछा गया। तो इसके लिए 5 मेंबर, 7, 8 या 10 मेंबर। तो 8 मेंबर की वो कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कौन बने? जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के, अगर हम बात करें रामनाथ कोविंद जी की, तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? रामनाथ कोविंद जी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। बाकी इसमें अमित शाह या बाकी अधीर रंजन चौधरी, इस तरह के और भी मिनिस्टर, यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद हमारे जम्मू कश्मीर के, सभी इस कमेटी में जो है इस कमेटी के मेंबर थे। तो 8 मेंबर की कमेटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। ये पहला एडिशन था, इससे इंडियन प्रीमियर लीग IPL तो होता ही है, इस बार वुमेन प्रीमियर लीग भी हुआ था, ये फर्स्ट एडिशन था। तो इस बार विनर कौन रहा, आपसे वो पूछा गया यहाँ पर, है ना। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स, टोटल 5 ही टीम थी, उसमें से विनर कौन रहा? फाइनल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था और विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर रनर अप पूछा तो आप दिल्ली कैपिटल बोल देते, तो फिलहाल विनर पूछा हुआ है मुंबई इंडियंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई है, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, आपसे वो पूछा। नंबर ऑफ मेडल्स 10, 3, 4 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल मेडल इंडिया के पास 10 थे, 10 थे, जिसमें से 3 इंडिया ने गोल्ड लाए थे, 4 सिल्वर थे और बच के 3 वो भी ब्रॉन्ज थे। तो टोटल इंडिया के पास 10 मेडल आए थे इस बार जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। और ये हुई कहाँ पर? पेरिस में हुई थी, तो उस हिसाब से वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का विनर कौन रहा? और जनरली ऐसे क्वेश्चन पे तो आंसर ये होता है या फिर ये होता है ना। तो मैक्स वेस्टमैन की बात करेंगे, विनर रहे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड बुल की तरफ से खेल रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, और ये फार्मूला 1 की जो रेसिंग थी वो थी, और इसमें एक रिकॉर्ड भी बना था। रिकॉर्ड क्या बना था कि F1 रेसिंग की बात करेंगे, फार्मूला 1 जो रेसिंग होती है कार वाली, उसकी अगर हम बात करेंगे
10th कंजिक्यूटिव 10 लगातार 10th विन थी लगातार, ठीक है, कोई हारे नहीं थे पिछले 10 गेमों में, 10वीं गेम में यही जीते लगातार। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉर्ड बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट का, तो उसकी ट्रिक बताई थी कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, तो वहाँ से ट्रिक बताई थी, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोस के लिए आप अलग से प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हमारे चैनल पर कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके वीडियोस भी ध्यान से देख सकते हो, देखना चाहते हो। ये सिर्फ अभी आपके लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वीडियोस पहले ही कवर्ड है, अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, इसमें से सबसे बड़ा किला कौन है इंडिया में, आपसे वो पूछा जा रहा है। अलवर फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, रेड फोर्ट या फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है, और ये मवार किंगडम जो हुआ करता था उसकी कैपिटल हुआ करती थी, साथ उसमें गेट आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह से बड़ा फोर्ट है एरिया वाइज। तो ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल, लोहड़ी का त्यौहार जब होता है उस टाइम पर कौन सा डांस फॉर्म जो है परफॉर्म कर जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, छज्जा डांस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, आपसे कहा जा रहा है खीर भवानी फेस्टिवल की बात करें, मेनली कौन से डिस्ट्रिक्ट में से सेलिब्रेट कर जाता है, तो जम्मू कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के 10 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए, अब हम चलेंगे बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की तरफ। अगर आपने वीएलडब्ल्यू बैरो में स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, वाइल्ड लाइफ का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, कोर्स लिंक वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे। और फॉरेस्ट्री का कोर्स है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइनोनिम ऑफ कन्फाइंड। कन्फाइंड का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना इन अ कन्फाइंड स्पेस है ना, एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो कन्फाइंड मतलब एक घिरी हुई जिसमें एक लिमिटेशंस होती है ना, इस तरह से। तो कन्फाइंड का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, लिमिटेड। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, एक्सेस तो हो गया ज़्यादा, एड ऑन हो गया जैसे डेकोरेट वगैरह करना, वैनिश हो के खत्म हो जाना। तो कन्फाइंड का सेम मतलब क्या मिल रहा है, लिमिटेड, वो चीज़ लिमिट में होगा तो कन्फाइंड स्पेस में है वो। वैसे ही एनॉर्मस की बात करेंगे, एनॉर्मस का सिनोनिम क्या होता है, उसका सेम मतलब क्या हो जाएगा, गाइगेंटिक। एनॉर्मस का होता है बहुत बड़ा, गाइगेंटिक भी बहुत बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेडली टिनी तो होता है छोटा, वो तो अंटोनियम में आ जाएगा ना उसका, तो रॉन्ग और डेडली बिल्कुल कुछ मिलता है नहीं इसका कंसेप्ट वगैरह, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एंटोनिम ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का आपको एंटोनिम बताना था, है ना, जॉय, बैड लक, फॉर्च्यून का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड लक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे सिंथेटिक का एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग का आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, तो इसका आपको अपोजिट बताना तो वो नेचुरल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन एंटोनिम सिनोनिम में है, हमने आज वो भी कवर कर लिए। आगे चलते हैं, कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह का हो सकता है। इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है इसमें से आपको वो बताना है। 4 स्पेलिंग है, पैरेलल, नॉलेज, रिसीव और एक्सप्रेस्ड। यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत आपको वो बताना है, तो ध्यान से देखिए। रिसीव की बात करेंगे, रिसीव के स्पेलिंग गलत है। रिसीव के स्पेलिंग होते क्या है, RECEIVE होता है ना, तो यहाँ पे EI को जो है वो अपनी जगह से गलत कर दिया, मिसप्लेस कर दिया हुआ है, तो RECEIVE होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, हमें वही तो बताना था। वैसे यहाँ पर भी एक स्पेलिंग गलत है, कौन से, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इमीडिएटली या फिर ग्रेटफुल। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग सही है, ग्रामर के स्पेलिंग सही है, इमीडिएटली भी सही है, ग्रेटफुल के स्पेलिंग गलत है। ग्रेटफुल के स्पेलिंग कैसे आ जाता है, GRATEFUL आ जाता है, तो यहाँ पे पहले ग्रेट फिर फुल करा हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। सही स्पेलिंग ये होते हैं। तो कॉमन जो मिस्टेक्स थे स्पेलिंग वाली, वो वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलेगा हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। रीजनिंग वाला सेक्शन आ रहा है, और जैसे आपको मैंने कहा था टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले एनालॉजी वाला था वो हमने कवर कर लिया था। रीजनिंग में दूसरा टॉपिक आपका ब्लड रिलेशन वाला था, रिलेशनशिप कंसेप्ट। तो आज से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, सी इज द मदर ऑफ ए, एक सेकेंड रुक जाओ, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सी कौन है, सी मदर है, सी मदर है, किसकी मदर है, ए और बी की मदर है। अभी ए और बी का जेंडर हमें पता नहीं। फिर कहा जा रहा है डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी का हस्बैंड कौन है, बी का हस्बैंड है डी, है ना, तो बी लड़की हुई होगी तभी उसका हस्बैंड डी बना होगा, इस तरह से कर लिया। तो बताओ हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का क्या रिश्ता है डी के साथ। देखो ये डी की बीवी है,
डी की बीवी की मम्मी है यानी कि डी की सास होगी ना, तो सी का क्या रिश्ता है, सी क्या लगेगी, डी की मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ये ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट आपको बताया हम कैसे कवर करते हैं, इसी तरीके से कवर क्या करते हैं, है ना। सी मदर है तो सी मदर है तो ऊपर की तरफ आएगी, ए और बी की मदर थी, इनका जेंडर पता नहीं था, इतना पता भाई 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 बहन कुछ भी हो सकते हैं। फिर जब उसने कहा कि डी हस्बैंड है बी का, अगर डी हस्बैंड है तो इसका मतलब बी को तो वाइफ होना पड़ेगा, तो जेंडर हमें पता लग गया था। तो ये तो बी की मम्मी है ना, सी तो हमें क्लियर था। तो डी की क्या लगेगी, डी के सास मदर इन लॉ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन पे आपको कवर करवाया हुआ है, बेसिक कंसेप्ट आप समझ सकते हो वहाँ पे वीडियोस को देख के। तो एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन की कैटेगरी से कहा जा रहा है, गोपाल सेड, गोपाल क्या कहता है, पॉइंटिंग टू गोविंद, गोविंद की तरफ पॉइंट करते हुए गोपाल कहता है, क्या बोलता है, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, बेसिक तरीके से भी समझ सकते हो। देखो गोपाल बात कर रहा है गोविंद की तरफ पॉइंट करते हुए, गोविंद हमने यहाँ पे बना दिया, गोविंद की तरफ देखते हुए गोपाल क्या बोलता है, गोपाल बोलता है जो इसका फादर है, इसका जो फादर है वो कौन है, हिज फादर, इसका जो फादर है, इज माई फादर्स ओनली सन, मेरे बाप का अकेला बेटा। खुद सोचो, मेरे बाप का अकेला बेटा मतलब वो खुद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो खुद की बात कर रहा है, यानी कि गोपाल है यहाँ पर, है ना। एक बार फिर से रिपीट करूँ, गोपाल क्या बोलता है, गोविंद के फादर की तरफ पॉइंट करते हुए क्या बोलता है, गोविंद का बाप कौन है, बोलता है हिज फादर, इसका जो फादर है वो कौन है, माई फादर्स ओनली सन, मेरे बाप का अकेला बेटा। तो मेरे बाप का अकेला बेटा मतलब मैं खुद हुआ, तो यहाँ पे वो अपने ही बात कर रहा था। तो बताइए गोपाल जो है वो गोविंद का क्या लगेगा, गोपाल जो गोविंद का फादर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। अब मैथमेटिक्स सेक्शन में पहला चैप्टर परसेंटेज था, हमने वो कवर कर लिया था, दूसरा चैप्टर एवरेज वाला आज हम वो कवर करने जा रहे हैं। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, और जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोस ऐड होती जाएंगी, पहले भी कई तरह की वीडियोस वहाँ पर ऐड है क्वेश्चन सीरीज वाली, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाली कैटेगरी में आपको सामने स्क्रीन में चल रहा है, कहा जा रहा है, और जो ये क्वेश्चन है ना एवरेज कैटेगरी वाला, ये जनरली मैक्सिमम एग्जाम में ये कैटेगरी से क्वेश्चन बनता ही है, तो इस कंसेप्ट को समझ लेना, बड़े काम आने वाला है। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड ए टीचर इज 15 ईयर्स। एवरेज एज बताई जा रही है 24 लड़कों की और एक टीचर की, कितनी एवरेज एज है, 15 साल है। फिर कहा जा रहा है व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जब टीचर्स की एज को एक्सक्लूड कर जाता है, मतलब टीचर की एज को बाहर निकाल दिया जाता है, जो एवरेज है वो एक नंबर से कम हो जाती है। तो बताइए टीचर की एज कितनी थी। इसमें कंसेप्ट लगता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ऐसा केस आता है ना, वहाँ पर हम सम लेके चलते, सम किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया, मैंने कहा सम किसके बराबर होगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, उसने कहा कि एवरेज 24 बॉयज़ के टीचर की 15 साल है ना, तो एवरेज कितनी है 15 साल। टोटल नंबर कितना है, 24 बॉयज़ थे और एक टीचर भी था, टोटल नंबर कितना हो गया 25। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 250, तो 250 में अगर मैं 125 ऐड करूँगा ना, तो कितना बन जाएगा 375। तो पहले केस में मेरे पास कितना आ रहा है सम, 375 आ रहा है। तो सम ही हमको निकालना होता है ऐसे केसेस में। फिर ये था फर्स्ट केस, अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में वो क्या बोलता है, व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जब टीचर की एज को हम हटा देते हैं तो एवरेज एक नंबर कम हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, एवरेज अगर एक नंबर कम होगी, अगर पहले 15 थी एवरेज, तो अब एवरेज 14 रह गई है। अब नंबर कितना हो जाएगा, पहले 24 लड़के और एक टीचर 25 नंबर था, अब टीचर को हटा दिया तो सिर्फ 24 लड़के बच गए ना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया सम हमारे पास आएगा। तो 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, पहले 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर 240, फिर इस तरह से 20 40 60 80, तो कितना बन जाएगा 336 के करीब हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 336 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो, जब टीचर की एज हम इंक्लूड कर रहे थे, हमारे पास सभी का सम कितना आ रहा था 375। जब टीचर की एज को निकाल दिया तब हमारे पास सम कितना आ रहा है 336, यानी जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, पहले 375 था अब 336 है। ये क्यों आ रहा है, चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टीचर को बाहर निकाल दिया, मतलब एक टीचर के बाहर निकलने की वजह से ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमें टीचर की एज ही तो बतानी थी, तो टीचर की एज को ही तो हमने बाहर निकाला तभी डिफरेंस आया।
अब 375 और 336 में कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों को माइनस करके देख लो, है ना। तो 4 40, तो यहाँ पे 30 तो 39 हमारे पास आ जाएगा। तो 39 का डिफरेंस आ रहा है। 39 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टीचर की एज को बाहर निकाल दिया था। इसका मतलब टीचर की एज कितनी रही होगी, 39 रही होगी। तो ऐसे केसेस में ये कंसेप्ट लगाना, आपको सम लेके चलना है, एवरेज इनटू नंबर कर दिया करो। कभी कभी लिखा होगा कि यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ पे लिखो ना एक्सक्लूड कर दिया, है ना, तो कभी कभी एक के 3 बंदे निकाल देंगे बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कंसेप्ट वहाँ पर लगता है। बस इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, आज की कैटेगरी के लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज m। 2 नंबर हैं, उनकी एवरेज m आ रही है। इफ 1 नंबर इज n, अगर एक नंबर n है तो बताओ दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ना, एक सेकंड रुक जाओ। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला कहता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो हमारे पास सम हमें पता नहीं, लेकिन एवरेज पता है। एवरेज कितनी आ रही है, लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज m। एवरेज की जगह मैं m लिख देता हूँ। सम ऑफ 1 नंबर इज n, एक नंबर n है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं, दूसरे नंबर को हम x मान के चल लेते हैं। तो एवरेज होता है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने हैं, 2 ही तो नंबर हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m, ये n दूसरी तरफ आएगा तो 2m माइनस n हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से एवरेज के 2 बेसिक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हमने जो है आज की इस वीडियो में कवर कर ली है। तो बाकी आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी वीडियोस देखते रहिए, आप रिवीजन कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये कंसेप्ट आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अभी परसेंटेज कवर कर लिया, फिर एवरेज कवर कर लिया, अब सिलेबस में तीसरा टॉपिक है उसके 2 क्वेश्चन लाऊंगा, फिर जो 4th टॉपिक है उसके 2 क्वेश्चन लाऊंगा। जब 2-2 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगा पहले टॉपिक से, 3 क्वेश्चन, इस तरह से सेट चलता जाएगा, तो आपकी रिविजन भी होती जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाले, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। टेलीग्राम का लिंक और कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्पेशली कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा।